अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें रेस्पिरेशन मैकेनिज़्म पढ़ा था और उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस भी की होगी। पेज नंबर 8 पे देखें, आपको कंपैरिजन नज़र आएगा बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड एयर। इसमें आपको बताया गया है कि जब हम हवा सांस अंदर लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो इसमें कितने परसेंट हमारी गैसेस मौजूद होती हैं। इसमें देखें अपनी बुक के ऊपर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 21% है और जब बाहर निकाली जाने वाली एयर है उसमें 16% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है और जो बाहर निकाली जा रही है वो 4% है। नाइट्रोजन की मिकदार इक्वल रहती है, 79% है। और वाटर वेपर्स जब अंदर जाते हैं तो बहुत वेरिएबल कम होते हैं, लेकिन जब बाहर आप हवा निकालते हैं, आप अगर मिरर के सामने आपको देखें तो आप थोड़ी सी हवा मुंह से बाहर निकाल के देखें तो आपको नमी महसूस होती है मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर। डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत वेरिएबल हैं, लेकिन बाहर जब अंदर से हवा बाहर आती है तो उसमें बिल्कुल नहीं होते। टेम्परेचर वेरी करता है, डिफरेंट है। और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन इक्वल रहता है। बॉडी टेम्परेचर जब बाहर हम हवा निकालते हैं तो वो इक्वल होती है। इसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं? इसमें ये वो सांस की बीमारियां, वो सारी बीमारियां जो कि रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम के साथ पूरी मुंसलिक होती हैं। ये सारी की सारी बीमारियां जो नोस्ट्रिल से लेकर हमने एल्विलाई तक का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके अंदर आती हैं। इसमें हमारे पास ट्रेकिया भी हो सकता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्विलाई, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें किसी भी हिस्से की एक बीमारी जो होगी वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में शामिल होगी। अब इसमें हमारे पास कौन सा, ये हमारे पाकिस्तान में क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, बाकी और गैसेस मौजूद हैं और डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं। वो सारे के सारे हमारे सांस के साथ जब अंदर जाते हैं तो अंदर हमारी डिफरेंट पार्ट्स को नुकसान देते हैं। और इनमें कौन कौन से आज डिसऑर्डर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो एक ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, नमोनिया है, एस्थमा है और लंग कैंसर है। आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो वो 4 होंगे। ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा, नमोनिया और एस्थमा। सबसे पहले हम देखें कि ये ब्रोंकाइटिस है क्या। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं। हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था लंग्स का, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स यहाँ मौजूद थे, इनकी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि अगर ये ट्यूब की सूरत में है, इन्फ्लेमेशन मीन्स इसमें स्वेलिंग हो गई है, इसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो गई है और उसकी वजह से ये एरिया, इसका जो पैसेज था, एयर पैसेज वे था, वो कम हो गया। तो ये सांस की जो है प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। तो ये इन्फ्लेमेशन होगी इसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। इसमें इसकी काजेज़ क्या हैं? इसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसकी काज हो सकते हैं, वायरस की वजह से अटैक हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या डिफरेंट केमिकल इरिटेंट्स हैं जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे टोबैको स्मोक है, सिगरेट का धुआं वगैरह। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? हमें सबसे पहले हम देखें कि इसमें कि कौन कौन सी किस्म का ब्रोंकाइटिस है। एक इसका एक्यूट है और एक इसका क्रॉनिक है। एक्यूट जो है वो 2 वीक्स तक चलता है, मतलब 2 हफ्तों के अंदर अगर हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा लिया तो 2 वीक्स के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा और ये कोई डैमेज नहीं छोड़ेगा ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को। लेकिन जो क्रॉनिक है वो 3 मंथ्स से लेकर 2 ईयर्स तक जाएगा और जब ये ठीक होगा तो तब भी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स पे डैमेज छोड़ कर जाएगा। सिम्टम्स क्या है? कफ हो सकती है, माइल्ड विजिंग, थोड़ी सी खड़खड़ाहट हो सकती है, फीवर बुखार हो सकता है, चिल सर्दी लग सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज। या हम जब हार्ड एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं थोड़ी हैवी किस्म की, तो उसमें आपका सांस जो है वो आपको तंगी हो सकती है। और 45 ईयर्स के जो पर्सन है, मतलब जिनकी उम्र 45 साल है, वो ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं इसके लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए। सेकेंड हम जो पढ़ रहे हैं वो एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा में डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्विलाई है। मीन्स कि आपकी ये जो वॉल्स हैं, हमने पढ़ा था ये ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंक्यूलर, हमने कहाँ पढ़े थे ये एल्विलाई, ये बिल्कुल एंड पे जो पढ़े थे हमने, जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो था उसमें पढ़े थे हमने एल्विलाई। ये जब डिस्ट्रक्शन होती है इनकी वॉल्स ऑफ एल्विलाई की, लंग्स के टिश्यू जो है इनमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। हवा आसानी से इनके अंदर तो आती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, यहीं पर ट्रैप हो जाती है। आई तो थी ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड चेंज भी हो गई, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकलना था उसको सही रास्ता नहीं, वो जो ट्रैप हो गई अंदर वो बाहर नहीं निकल पाएगी। ये अगर मैं इसी को इस तरीके से शो करूँ तो ये आपको ऐसा नज़र आएगा, एल्विलाई के स्ट्रक्चर में ये पूरी लाइनिंग मौजूद है,
ठीक है, इसमें हवा की ट्रैपिंग, ये सारी हवा इसके अंदर से मूव करी है। जब ये लाइनिंग ख़त्म होती है, ये वाली लाइनिंग जब ख़त्म होगी तो हवा सरफेस एरिया तो ज़्यादा हो गया लेकिन हवा इसके अंदर ट्रैप हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ही रह जाती है। इसकी काजेज़ में भी सिगरेट स्मोक शामिल है। फिर इसके में आपके सिम्टम्स कौन कौन से आ गए? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस की तंगी होगी, फैटीग थकावट का शिकार होंगे, रेस्पिरेटरी रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होगा वो होगा, और इन्फेक्शन आपका जो है वो कोई भी बार बार इस पूरी सिस्टम में से कोई हो सकता है। अब वेट लॉस हो जाएगा, वेट की कमी होगी, 50 to 70% डैमेज हो जाएगा जब आपको इन सिम्टम्स ये शो होंगे, पता चलेंगे। और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा जिसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नमूनिया। नमूनिया आपने ये आम सुनने वाली बीमारी होगी, आपने सुना होगा कि नमूनिया पेशेंट को, किसी को नमूनिया हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, यानी कि अब ये लंग्स पूरा मुतासिर हो गया है, या ये हो गया ये हो गया, और अगर दोनों पे हो गया तो ये कहलाता है डबल नमूनिया। इसकी काजेज़ कौन कौन सी हैं? इसमें बैक्टीरियम हो सकता है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई उसे कहते हैं, बैक्टीरियम का नाम है, या वायरल हो सकता है, और वायरल कौन सा हो सकता है? इन्फ्लुएंजा वायरस है, या फंगल हो सकता है। तीनों काजेज़ भी हो सकती हैं। इसमें होता यही काजेटिव ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, यानी कि जो बीमारी काज कर है। अब ये इसके अंदर लंग के अंदर चले गए, यहाँ सेटल डाउन हो गए, रुक गए, यहाँ पे तेज़ी से ग्रो करेंगे, उनकी ग्रो के नीचे में यहाँ पे इन्फेक्शन होगी, ज़्यादा यहाँ पे पस पड़ जाएगी, उस जगह पे लंग मुतासिर हो जाएगा, और जब ये लंग इफेक्ट हो जाएगा तो उसमें सिम्टम्स शो हो जाएंगे, ठंड लगेगी, कोल्ड हो जाएगा लगेगी, कोल्ड होगा या हाई फीवर, बुखार तेज़ हो जाएगा, शिवरिंग होगी, कपकपाहट होगी, कफ विद स्पूटम, आपकी खांसी होगी जो कि स्पूटम के साथ, जो आपकी बलगम होती है उसके साथ, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी होगी, कलर जो होगा वो डस्की या पर्पलिश हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा उसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो सांस लेने में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसकी वजह से जो ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया, तो कलर जो होगा उस पेशेंट का वो पर्पलिश हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट में हम देखें तो इसकी ट्रीटमेंट में हमें होगा कि हम नमूनिया से पहले हम उसकी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन कराने से नमूनिया के बारे में थोड़ा क्योर हो जाएगा, और अगर नमूनिया हो गया है तो एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। किस बैक्टीरियम के लिए? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए। इसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। और इससे पहले, नमूनिया की वैक्सीनेशन से पहले 1/3 पीपल जो थे वो नमूनिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। एस्थमा क्या है? ये फॉर्म ऑफ एलर्जी है, सांस इससे मुतालिक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगी, और उसमें फिर किस वजह से होगी, क्या वजूहात हैं, काजेज़ क्या हैं इसकी? एलर्जी काजिंग फैक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम्स हैं, पोलन्स हैं। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को स्मोक से, धुएं से होती है, किसी को परफ्यूम से होती है, पोलन से होती है। बिग सिटीज़ में पोलन्स की मिक़दार जो होती है वो ज़्यादा होती है, और वहाँ पे फिर ये डिफरेंट पोलन्स की वजह से जो होता है वो कभी बार बार किसी पेशेंट को छींकें आ रही होती हैं ज़्यादा, जो, और ये इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब एक पर्सन को और हैं, दूसरे पर्सन को और हैं। बार बार छींकों का आना, सांस की प्रॉब्लम होना, ये सारी जो है वो आम इलामात है जो उनको देख के हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वो अस्थमा का मरीज़ है। अब इसमें सिम्टम्स में हम इसके देखें तो ये डिफरेंट वेरी करता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसकी अलामात मुख्तलिफ होती हैं। इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, नाइट के टाइम, रात के वक्त ज़्यादा होगी, विजिंग साउंड है, सांस के अंदर आपको सीटी की आवाज़ आएगी, जब सांस बाहर निकाला जाएगा तो सीटी की आवाज़ सुनाई देगी, कफ होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, यानी कि सीना थोड़ा तंग होता महसूस होगा, खांसी बहुत ज़्यादा होगी, और इन्हें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जो कि ब्रोंकाई को थोड़ा ओपन करें, तो इन्हेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हेलर्स में ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं। अब आप इनको कंपैरिजनली इसको एक दफ़ा देख लें। इसमें ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नमूनिया और एस्थमा। सबसे पहले आप इसकी काजेज़ सबसे पहले आप इसमें देखें ये बीमारी है क्या। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, इसमें वॉल एल्विलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन है, इसमें लंग्स का इन्फेक्शन है, और इसमें भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई है। इसमें देखें आपकी काजेज़ क्या हैं, इसमें वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इसमें सिगरेट स्मोक और डिफरेंट काजेज़ और भी हो सकती हैं, इसमें बैक्टीरिया भी है, वायरल भी है, फंगल भी है। नाम याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई बैक्टीरियम का है, वायरल इन्फ्लुएंजा है और फंगल है। इसमें डिफरेंट एलर्जी काजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं।
सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। अब आप इसमें मेन डिफरेंस जो सारे एक जैसे हैं वो तो एक ही दफ़ा लिख लेंगे याद करके, और जो इसका मेन अलग से पता चल रहा है कि इसकी वजह से ये प्रोमिनेंट हो रहा है उसको आप प्रोमिनेंट करके उसके अंदर लिख देंगे। अब इसमें आपको यहाँ पे कफ माइल्ड विजिंग है, फीवर है, चिल है, यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, फटीग है और थकावट है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं। इसी तरह कोल्ड है, हाई फीवर है, शिवरिंग है, स्पूटम, कफ के साथ स्पूटम मतलब बलगम आएगी साथ में, और इसमें कलर जो है नमूनिया में याद रखें कलर डस्की और पर्पलिश हो जाएगा, और इसमें जो है वो साउंड जो होगी एस्थमा के अंदर वो विजिंग साउंड होगी, मतलब सांस के अंदर सीटी की आवाज़ आएगी। ये आप इसी तरीके से चार्ट बना लें और इसको याद रखने के लिए डायग्राम्स आप इसकी जो है वो अपनी नोटबुक पे ड्रॉ कर लीजिएगा। डायग्राम आप पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पे जो मौजूद है एस्थमा की और एम्फीसिमा और नमूनिया की जो डायग्राम है आप इसको कॉपी पे ड्रॉ कर लें और इसकी रिडन प्रैक्टिस करें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर नोट भी आ सकते हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसी तरीके से काजिज़ पूछी जा सकती हैं अलग से, सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी पूछा जा सकता है कि इसको कैसा ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा सकता है। थैंक यू।